हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनडी नर्सिंग कोचिंग। आप सभी का एनडी नर्सिंग कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो आज वापस एक और टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने, जिसका नाम है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। ये टॉपिक कई सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट कर देते हैं आज के इस टॉपिक को। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, इस क्लास में हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकेशन के 10 राइट्स क्या क्या होते हैं। ओके, मेडिकेशन के अलग अलग रूट्स क्या है एडमिनिस्ट्रेशन करने के, उसके बाद इंजेक्शंस देने के तरीके और अलग अलग प्रकार के इंजेक्शन देने के रूट्स, जैसे कि इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस या इंट्राडर्मल इंजेक्शंस। देन हम देखेंगे कि थेरेपी, जो जो अलग अलग मेडिकेशन थेरेपीज है उसमें लगने वाले डिवाइसेस, जैसे कैनुला और उसके कॉम्प्लिकेशंस। साथ में ही हम ड्रग डोसेज के बारे में, जो कि हमने पहले की क्लास में देख चुके हैं, फिर भी इसमें थोड़ा सा रिवाइज हम करेंगे। इसके बाद हम मेडिकेशन एरर और प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस इस क्लास में कवर करने वाले हैं। स्टार्ट कर देते हैं क्लास को। सो इंट्रोडक्शन, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? सो इट्स अ कोर नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, सो दवाई देना ये हमारा बहुत कोर नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है। दवाई कैसे जानी चाहिए? लेकिन दवाई जानी चाहिए सेफ मैनर में। ओके, सेफ मैनर में, जो कि पेशेंट को हार्म ना हो। ओके, सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन इज अ कोर नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्विंग, क्या करते हैं हम? प्रिपरेशन करते हैं मेडिकेशन का, एडमिनिस्टर करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। ओके, और साथ ही साथ इसका अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो भी उसको मैनेज कर लेते हैं। सो ये हमारे सारे मेडिकेशन देने के रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। गोल क्या है हमारा? टू अचीव द थेराप्यूटिक इफेक्ट। ओके, हमें जो, मान लो अगर किसी पेशेंट में पैरासीटामोल दे रहे हैं, सो उसका जो भी थेराप्यूटिक इफेक्ट है वो हमें अचीव करना है विथ मिनिमाइजिंग द एडवर्स इफेक्ट। ओके, सो पहले क्या करेंगे? फिर पेशेंट का हमें रीनल फंक्शन टेस्ट पता होना चाहिए, किडनी फंक्शन टेस्ट पता, लिवर फंक्शन टेस्ट पता होना चाहिए बिफोर गिविंग दिस पैरासीटामोल। क्योंकि हम सीख रहे हैं कि ये जो पैरासीटामोल का दवाई हम पेशेंट में देंगे तो क्या करेगा? ये लिवर में जाके मेटाबोलाइज होगा, किडनी से एक्सक्रीट होगा। तो ये सारी चीजें हमें पहले देखनी है ताकि हम क्या कर सके सर? मिनिमाइज कर सके एडवर्स इफेक्ट। देन स्टैंडर्ड फॉलो करनी है, स्टैंडर्ड फॉलो करनी है। ओके, सो नर्सेस मस्ट फॉलो द स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स, जैसे कि मेडिकेशन के 10 राइट्स। ओके, सो वो हमें फॉलो करने हैं। देन स्कोप्स इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग फार्माकोकाइनेटिक्स, हमें यह भी पता होना चाहिए कि जब हम ये पेशेंट को ड्रग देंगे तो वो उसकी बॉडी से बाहर कैसे निकलेगा, मेटाबोलाइज कहां पे होगा, एब्जॉर्ब कहां पे होगा, ये सारी चीजें पहले पता होनी चाहिए। लाइक देयर एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ओके, अब 10 राइट्स ऑफ मेडिकेशन, यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं 10 राइट्स ऑफ मेडिकेशन के बारे में। एक एक करके सारे 10 राइट्स हम देखेंगे। सो पहला राइट है राइट पेशेंट। राइट पेशेंट, कौन सा पेशेंट? जो कि 2 आइडेंटिफायर, इसमें क्या यूज करेंगे सर? 2 आइडेंटिफायर हम यूज करेंगे। 2 आइडेंटिफायर क्या क्या हो सकते हैं? एक पेशेंट का नेम और UHID, ये 2 चीजें हमें देखनी है। 2 आइडेंटिफायर मिनिमम हमें यूज करने हैं। राइट ड्रग, कौन सा ड्रग प्रिस्क्राइब किया है? राइट डोज, कितना डोज प्रिस्क्राइब किया है? राइट रूट। ओके, IM दिया, IM एडवाइस है, IV एडवाइस है, या फिर सबक्यूटेनियस एडवाइस है, इंट्राडर्मल एडवाइस है, ओरल एडवाइस है, कौन सा रूट है ये हमें देखना है। देन राइट टाइम। ओके, ये टाइम के ऊपर थोड़ा सा हमें सवाल आता है। देखिए, जब भी हम NABH स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो टाइम हमेशा मेडिकेशन का लिख लेते हैं। मान लो 10 बजे देना है तो 10 बजे का ही दे देते हैं। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि आपके पास अगर 6 पेशेंट है तो 6 पेशेंट को करेक्ट 10 बजे ही मेडिकेशन मिलेगा। हमें एग्जैक्ट टाइम मेंशन करना चाहिए। ओके, जैसे कि 10:02 पे, ओके, 10:02 पे हमने सुबह यह दवाई दिया है। इसमें 30 मिनट्स का विंडो पीरियड होता है सर, 30 मिनट्स का विंडो पीरियड होता है। इसका मतलब क्या है? 30 minutes before and 30 minutes after the prescribed time of administration
आपको दवाई देना चाहिए। अगर ये फॉलो नहीं हो पाता है सो इट इज एन मेडिकेशन एरर। ये एक तो मेडिकेशन एरर हो गया और इसको हमें रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। ओके, क्लियर है सभी को? विंडो पीरियड के अंदर ही दवाई जानी चाहिए, उसका एग्जैक्ट टाइम आप मेंशन जरूर करना है। क्लियर? देन राइट डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन सही होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं किया इट मींस इट इज नॉट डन बाय यू। अगर काम अगर डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो ये काम हुआ ही नहीं है, ऐसा माना जाएगा। देन राइट रीजन, आप क्यों दे रहे हो ये भी हमें पता चाहिए, और हमें क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि अगर इस पेशेंट को मान लो एलर्जिक है, कोई पेशेंट नॉन केस ऑफ सिफेलोस्पोरिन के एलर्जी है, अगर डॉक्टर ने एडवाइस किया तो यू शुड नो और यू शुड एडवाइस और आस्क और क्लियर योर डाउट दैट पेशेंट इज ऑलरेडी सिफेलोस्पोरिन का एलर्जी है, तो हम इसको नहीं दे सकते हैं। राइट रेस्पॉन्स एंड इवेल्युएशन। राइट रेस्पॉन्स एंड इवेल्युएशन में हमें जो भी हमने ड्रग दिया, मान लो पेन किलर दिया है तो उसका पेन लेवल पहले असेस करना है। आफ्टर मेडिकेशन देने के बाद हमें पता है कि उसका एक्शन टाइम कितना है और कौन से रूट से दिया है तो कितना एक्शन टाइम है, उसके बाद हमें एग्जैक्टली उसका इवेल्युएशन भी करना है। देन राइट टू रिफ्यूज। पेशेंट अभी लीगली रिफ्यूज कर सकता है, मेडिकेशन मुझे चाहिए नहीं चाहिए, इट्स अ पेशेंट्स चॉइस। ओके, हमारी चॉइस नहीं है क्या, ये आपको तो लेना ही पड़ेगा, नहीं, इट्स नॉट अवर चॉइस, ये पेशेंट की चॉइस है। देन राइट एजुकेशन। यहां पे थोड़ा सा हमें फोकस करना पड़ेगा कि एजुकेशन के बारे में अभी हम पेशेंट एजुकेशन में थोड़ा सा कम पढ़ रहे हैं। ओके, सो पेशेंट एजुकेशन देना हर दवाई के लिए। जब भी मैं भी प्रैक्टिस करता हूं तो मैं कोई भी दवाई देनी है एटलीस्ट ये तो जरूर बताता हूं कि ये दवाई का नाम है और ये इसका काम है। ओके, तो पेशेंट एटलीस्ट सेटिस्फाइड हो जाता है कि उसको दवाई जा किस लिए रही है। ओके, सो ये इतनी चीजें तो बताना जरूरी है। ओके, सो ये हो गए हमारे 10 मेडिकेशन राइट। इसी में हमारा ये सारी क्लास का कोर कंसेप्ट है, ये एक्सट्रैक्ट है क्लास का। ओके, सो एक एक करके मेडिकेशन राइट देखेंगे। पहला है हमारा राइट पेशेंट। राइट पेशेंट, पेशेंट के लिए हमने बोला है 2 आइडेंटिफायर यूज करने हैं, नेम और यूएचआईडी और डेट ऑफ बर्थ। बट नेम और यूएचआईडी ही एग्जाम में याद रख लेना। ओके, नेम और यूएचआईडी। नेवर यूज द रूम नंबर एज ए आइडेंटिफायर और बेड नंबर। बेड नंबर भी चेंज हो सकता है, रूम नंबर भी चेंज हो सकता है। ओके, चेक आइडेंटिफिकेशन बैंड इफ अवेलेबल, क्योंकि बहुत सारे अस्पताल अभी भी आइडेंटिफिकेशन बैंड पे नहीं आए हैं। ओके, बट एज पर स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन बैंड चेक करना है। आस्क द पेशेंट टू स्टेट देयर नेम। ओके, लेकिन यहां पे क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे ही नहीं आपको। ये एक पेशेंट कॉन्शियस है, एक पेशेंट अनकॉन्शियस है। अब आपको उस पेशेंट में चेक करना है कि कैसे हम उसका नेम और यूएचआईडी मैच करेंगे। ओके, सो यहां पे हमें कैसे चेक कर सकते हैं, तो उस पेशेंट का जो रिस्ट बैंड है, नेम का जो बैंड है हाथ पे लगा हुआ उससे और यूएचआईडी फाइल से मैच करेंगे। ओके, सो ये दोनों आइडेंटिफिकेशन करना है। ओके, क्योंकि पेशेंट अगर कॉन्शियस है तो नाम बता देगा, लेकिन अनकॉन्शियस पेशेंट में हमें नेम चेक करना पड़ेगा। क्लियर है? देन दूसरा राइट है मेडिकेशन का राइट ड्रग। तो राइट ड्रग में कब कब चेक करना है कि ये ड्रग सही है या नहीं। ओके, सो 3 टाइम्स यहां पे बोला गया है, एटलीस्ट 2 टाइम तो होना चाहिए, एटलीस्ट ट्वाइस तो होना चाहिए। ट्वाइस में कैसे आएगा देखिए, ट्वाइस में क्या आएगा, कब आएगा, वेन प्रिपेयरिंग और टेकिंग। पहले तो जब आप ड्रग को ले रहे हो। ओके, सो रीड लेबल वेन रिमूविंग फ्रॉम द शेल्फ, देन वेन प्रिपेयरिंग एंड बिफोर रिप्लेसिंग और एडमिनिस्टरिंग। ओके, बिफोर जब आप एडमिनिस्टर कर रहे हो उससे पहले ये 3 बार 3 चेक्स होने ही चाहिए। ओके, ये बुक के हिसाब से 3 चेक होने चाहिए। ओके, तो बिफोर रिमूविंग फ्रॉम द शेल्फ, आप जहां से ले रहे हो उस समय देख लो ड्रग का नेम सही है। ओके, या ड्रग नेम सही है, क्योंकि इस स्टैंडर्ड में ओनली हम नेम देख रहे हैं। ओके, देन बिफोर प्रिपेयरिंग, कि जो ये दवाई ली है हमने वही सेम है, एंड बिफोर एडमिनिस्टरिंग।
check expiry date and be aware of LASA drug. What is LASA? Look alike and sound alike drug. लुक अलाइक में क्या, जैसे एट्रोपिन एड्रेनालिन, दोनों की एम्पुल जो है या वायल जो है, ये एम्पुल जो है वो सेम दिखती है। ओके, एट्रोपिन एड्रेनालिन की। डेक्सट्रोज और नॉर्मल सलाइन सेम दिखता है, डेक्सट्रोज और आरएल सेम दिखता है। ओके, सो इनका हमें ये लुक अलाइक में आते हैं। साउंड अलाइक में सेम आता है, साउंड अलाइक में। ओके, एट्रोपिन एड्रेनालिन वापस साउंड अलाइक में आता है। फिनाइलिपिनेफ्रिन, फिनार्गन, ओके, ये दोनों भी साउंड अलाइक में आ सकते हैं। तो इनको हमें हाई अलर्ट मेडिकेशन में देखना है। ओके, तो इसके लिए एज पर हॉस्पिटल पॉलिसी हम क्या करते हैं, यूजुअली हम येलो स्टिकर इसमें मेडिकेशन पे लगा देते हैं। येलो स्टिकर उसकी कवर्ड पे भी लगाते हैं, मेडिकेशन के ऊपर भी छोटे छोटे येलो स्टिकर लगाते हैं। अगर हाई रिस्क मेडिकेशन है, हाई रिस्क मेडिकेशन, तो इन पे हम रेड स्टिकर लगाते हैं। ओके, सो ये दोनों चीजें याद रख लेना, ये हाई रिस्क मेडिकेशन और लोकलाइक और साउंड अलाइक मेडिकेशन के लिए है। देन थर्ड है हमारा राइट डोज। अब हमने शेल्फ से लेने से पहले हमने देख लिया कि वो दवाई सही है, अब उसको डबल चेक करना है, कैलकुलेशन। ओके, अगर हाई अलर्ट मेडिकेशन दे रहे हैं तो वो 2 नर्स का साइन होने के बाद ही मेडिकेशन जाना चाहिए, अदरवाइज इट्स अ मेडिकेशन पॉलिसी का वायलेशन हो जाएगा। ओके, सो डबल चेक करना है कैलकुलेशन को कि कितना ड्रॉप में जाना चाहिए, कितना डोज जा रहा है। देन यूज स्टैंडर्ड मेजरिंग डिवाइसेस, जैसे कि कैलिब्रेटेड कप और सिरिंज। ओके, प्रॉपरली सिरिंज यूज करनी है। यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि 1 ml वाली सिरिंज में, जो इंसुलिन की सिरिंज होती है, उसमें कितने यूनिट आ सकते हैं। ओके, सो मान लो हेपेरिन के साथ भी ऐसे होता है कि 1 ml ऑफ सिरिंज कंटेनिंग 40 यूनिट्स या फिर 1 ml ऑफ इंसुलिन सिरिंज कंटेन 100 यूनिट्स। ये दोनों सिरिंज का डिफरेंस यहां पे याद रखना है। देन हाई अलर्ट मेडिकेशन, इंसुलिन, हेपेरिन, पोटेशियम, इनको डबल चेक एंड डबल साइन होने चाहिए। ओके, डबल चेक, डबल साइन होने चाहिए। क्लियर है सबको? इसीलिए कभी भी पोटेशियम को लोड करके डायरेक्टली आईवी पुश नहीं करते हैं, उसको हमेशा डाइल्यूट फॉर्म में ही देते हैं और इन्फ्यूजन देते हैं। ओके, डायरेक्ट आईवी पुश नहीं करते हैं। क्लियर? देन फोर्थ राइट है हमारा राइट रूट। रूट सही होना चाहिए। अगर ओरल एडवाइस किया है तो ओरल ही दो, अगर आईवी एडवाइस किया है आईवी दो। ओके, सो एडमिनिस्टर ओनली वाया द प्रिस्क्राइब रूट, ओरल लिक्विड कैन नॉट बी गिवन आईवी। ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। एंड चेक इफ द पेशेंट कैन स्वॉलो, अगर ओरल बोला है लेकिन पेशेंट खा ही नहीं सकता या पेशेंट सेमी कॉन्शियस है, पेशेंट स्वॉलो नहीं कर पाएगा, तो ऐसी कंडीशन में एस्पिरेशन हो जाएगा, पेशेंट डेथ हो सकती है। इसीलिए पेशेंट का एबिलिटी टू स्वॉलो पहले चेक कर लो। पेशेंट कॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस है, तो उसमें अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो इसमें ओरल रूट आएगा क्या? नहीं आएगा। फिफ्थ राइट है हमारा राइट टाइम। हमने बोला है विंडो पीरियड कितना होना चाहिए, विंडो पीरियड कितना होना चाहिए? 30 मिनट्स। ओके, 30 मिनट्स का विंडो पीरियड होना चाहिए, जिसमें बिफोर एंड आफ्टर, क्योंकि अगर 6 पेशेंट की दवाइयां है, बहुत सारे इन्फ्यूजन चल रहे हैं, ओरल मेडिकेशन भी है, आईएम भी देने हैं, किसी को इंसुलिन देना है, किसी का इंसुलिन चेक करना है, बहुत सारा टाइम लगता है। प्रैक्टिकली सोचना है कि हमें उस 30 मिनट के विंडो पीरियड में बिफोर एंड आफ्टर आप दवाई दे सकते हो। ओके, क्लियर? एंड गिव इमीडिएटली, जब स्टैट बोला है, जो कोई मेडिकेशन स्टैट ऑर्डर होता है तो उसको आपको तुरंत देना पड़ता है, इसमें विंडो पीरियड नहीं ऑर्डर होता है। क्लियर? एंड बिफोर मील, अगर वो देखना है हमें कि बिफोर मील मतलब पीसी ऑर्डर होगा, पीसी पर ओरल 1 टैब। ओके, जितना एमजी होगा 500 एमजी। ओके, बीडी, ओके, 20 इन डाई। ओके, बीआईडी बोलते हैं या 20 इन डाई बोलते हैं, बीडी बोलते हैं। ओके, और अगर पीआरएन है, ओके, पीआरएन अगर लिखा है तो एज नीडेड, बेस्ड ऑन असेसमेंट मान लो पीआरएन, पैरासीटामोल लिखेंगे, कंप्लीट पैरासीटामोल
या एसिटामिनोफेन 500 mg 500 मिलीग्राम पर ओरल आफ्टर मील। ओके, सो बिफोर मील या आफ्टर मील, या हम आफ्टर मील लिखेंगे पीसी। पीसी ओके एंड पीआरएन। ओके, पीआरएन है तो ये कंप्लीट ऑर्डर होगा पीआरएन के लिए। ओके, सो पीआरएन पैरासीटामोल 500 mg पर ओरल पीसी आफ्टर मील। क्लियर? तो इस तरह से हमें ऑर्डर चेक करना है। देन नेक्स्ट आता है राइट डॉक्यूमेंटेशन। राइट डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट आफ्टर, यहां पे एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, कब डॉक्यूमेंट करोगे, कब डॉक्यूमेंट करोगे। तो राइट डॉक्यूमेंट आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, नेवर बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन जब हम सैंपल लेते हैं तो सैंपल लेने के टाइम पे हमें लेबल कब करना है, तो ये हमें बिफोर करना चाहिए। ओके, बिफोर करना चाहिए। जब भी आप सैंपल लेते हो तो बारकोड पहले लगाना चाहिए। क्लियर है? तभी कोई सैंपल का मिक्सिंग ना होगा और एक टाइम पे एक ही पेशेंट की दवाई भी देनी है, एक ही टाइम पे पेशेंट का सैंपल, एक ही सैंपल पेशेंट का लेना चाहिए। ओके, दो पेशेंट को एक साथ में बिठा के फिर कंफ्यूजन ना हो। देन रिकॉर्ड क्या करना चाहिए, क्या रिकॉर्ड करना है, हमें ड्रग का नाम, डोज कितना था, रूट क्या दिया, साइट कौन सी दिया, क्योंकि आईएम की साइट, कितने सारे आईएम की साइट में हम दे सकते हैं, कितनी सारी सबक्यूटेनियस में दे सकते हैं। ओके, तो कौन सी साइट में दिया। ये आईवी के लिए कोई जरूरी नहीं है कि कौन सी साइट में दिया, बिकॉज आईवी कैनुला को हम मेंशन करते हैं हमारी कंटिन्यूअस नर्सिंग असेसमेंट वाली शीट में कि वहां पे कौन सी साइट में आईवी कैनुला है। अगर आईसीयू में पेशेंट है तो आईसीयू के असेसमेंट शीट में हम देखते हैं कि कौन सी साइट में कैनुला है। ओके, देन टाइम और नर्सेस की सिग्नेचर, तो क्या होना चाहिए सर, SNDT। ओके, साइन नेम डेट टाइम, इसी फॉर्मेट में हमें साइन करना है। ओके, साइन नेम डेट टाइम। अब ये डेट और टाइम यहां पे जरूरी इसीलिए नहीं है क्योंकि जब हम मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ट होता है उसमें एक जगह पे तो डेट मिलेगी आपको और दूसरी जगह पे टाइम मिलेगा, तो आपका साइन और नेम होना यहां पे जरूरी है। देन ओमिटेड और रिफ्यूज, ये भी हमें डॉक्यूमेंट करना है। अगर पेशेंट का 10 AM का मेडिकेशन शेड्यूल है और पेशेंट ने बोला कि मुझे अभी नहीं खाना है या मुझे दर्द नहीं हो रहा है, ओके, या फिर मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे नहीं लेना है दवाई, सो दैट इज ऑल्सो यू शुड डॉक्यूमेंट दैट रिफ्यूज बाय द पेशेंट। ओके, रिफ्यूज बाय द पेशेंट और डॉक्टर ने ओमिट कर दिया उसको। ओके, ओमिट कर दिया या रिफ्यूज कर दिया पेशेंट ने। ओके, तो ये हमें मेंशन करना है और उसका रीजन भी लिखना है कि क्यों नहीं लेना है, तो पेशेंट जो भी बोलेगा वो डॉक्यूमेंट कर दो। क्लियर है? नेक्स्ट है कुछ एडिशनल राइट्स। अभी हमने तो 5-6 राइट्स ही देखे हैं। ओके, 10 राइट हमें फॉलो करने हैं। सो नेक्स्ट राइट आता है हमारा राइट टू रिफ्यूज। पेशेंट हैज द राइट टू रिफ्यूज, पेशेंट हैव लीगल राइट टू रिफ्यूज द मेडिकेशन एंड एजुकेट। हमारा काम क्या रहेगा, अगर पेशेंट ने रिफ्यूज कर दिया तो हमारा नेक्स्ट नोट होना चाहिए कि पेशेंट ने अगर रिफ्यूज कर दिया, सो इन्फॉर्म पेशेंट अबाउट मेडिकेशन कॉन्सिक्वेंसेस आफ्टर रिफ्यूजिंग दिस मेडिकेशन। ओके, एंड रिस्पेक्ट देयर चॉइस। हमने नहीं फोर्स करना है कि नहीं लेना ही पड़ेगा, हमें बस डॉक्यूमेंट करना है रिफ्यूज बाय द पेशेंट एंड इन्फॉर्म पेशेंट अबाउट देयर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिफ्यूजिंग। ओके, देन आता है राइट एजुकेशन। यहां पे हमारा थोड़ा सा लैकिंग पॉइंट रहता है कि इन्फॉर्म पेशेंट अबाउट द ड्रग्स नेम, पर्पस, एक्शन एंड पोटेंशियल साइड इफेक्ट। इतना बता पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि एक स्टाफ के पास NABH की स्टैंडर्ड अनुसार अगर पेशेंट हम देखते हैं कि नहीं मिल पाते हैं, ओके, ज्यादा ही पेशेंट मिलते हैं, तो इसको थोड़ा सा अगर प्रॉपरली आपके पास स्टैंडर्ड के हिसाब से पेशेंट है तो ये सारी चीजें बताना चाहिए। क्या क्या, ड्रग का नाम, उसका क्या पर्पस है, क्यों दे रहे हैं। सो आप सिंपल में कर दो उसको, एक वर्ड में भी बता सकते हैं इसका एक्शन क्या रहेगा और इसका कॉमन साइड इफेक्ट क्या रहते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है राइट रीजन, क्यों दे रहे हैं। ओके, सो वेरीफाई द मेडिकेशन एप्रोप्रिएट फॉर द पेशेंट स्पेसिफिक डायग्नोसिस एंड कंडीशन। अगर पेशेंट को
कोई इन्फेक्शन है ही नहीं और पेशेंट अननेसेसरी एक प्रकार के एंटीबायोटिक पे चल रहा है, कोई रीजन है नहीं. सो यू शुड इन्फॉर्म टू द डॉक्टर दैट द पेशेंट इज नॉट ए केस ऑफ एनी इंफेक्शियस डिसीज, व्हाई द पेशेंट इज गोइंग दिस आईवी थेरेपी ऑफ एंटीबायोटिक्स. ओके, सो ये इन्फॉर्म करना है. ओके, वन लाइनर क्वेश्चन कुछ एग्जाम में पूछे गए थे, जैसे कि व्हेन शुड डॉक्यूमेंटेशन टू बी डन. ओके, डॉक्यूमेंटेशन हमेशा आफ्टर एंड विद इन विंडो पीरियड हमें एडमिनिस्टर करना है, विद इन विंडो पीरियड में हमें एडमिनिस्ट्रेशन करना है. ओके, व्हाट इज एंटीडोट ऑफ हिपेरिन? वो बहुत बार हिपेरिन तो शायद ये फेमस है एग्जाम के लिए. ओके, हिपेरिन का एंटीडोट क्या है? प्रोटामाइन सल्फेट. ओके, व्हाट इज एंटीडोट फॉर वारफेरिन? देन विटामिन के. ओके, अब इन दोनों में आपको एक और क्वेश्चन आता है कि इन दोनों का अगर थेराप्यूटिक लेवल चेक करना है तो कौन सा सैंपल हमें भेजना चाहिए. ओके, सो इसमें दो ऑप्शन आते हैं हमारे पास, INR आता है एक, ओके, और एक APTT आता है, APTT आता है. तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है कि जब हिपेरिन थेरेपी पे है तो कौन सा ब्लड सैंपल लेंगे, पेशेंट वारफेरिन थेरेपी पे है तो कौन सा ब्लड सैंपल लेंगे. ये जरूर देखना, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है. देन हाउ मेनी टाइम यू शुड लेबल चेक फॉर द मेडिकेशन एडमिट बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन. तो हमने कितने टाइम चेक करना है? थ्राइस. ओके, 3 टाइम में चेक करना है. एंड बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई द कोमेटोज पेशेंट, हमें विथ रिस्ट बैंड, जब पेशेंट का जो रिस्ट बैंड है, और ये मैंडेटरी होना चाहिए, जो कोमेटोज पेशेंट है उसका रिस्ट बैंड मैंडेटरी होना चाहिए, और एंड कंपेयर दैट आइडेंटिफिकेशन विथ फाइल. प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है, ए नर्स एंटर्स द रूम administer medication and the patient state, I have never taken a yellow pill before, mine are usually white, what is the best nursing action? क्या बोलेंगे? अरे चुपचाप से ले लो, यही होती है दवाई. ओके, और यही है, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं. हम क्या किताब में क्या लिखा है? सो इन्फॉर्म द पेशेंट दैट द ब्रांड हैज चेंज, ये नहीं हो सकता. ओके, एडमिनिस्टर द मेडिकेशन एंड डॉक्यूमेंट द कमेंट, कभी नहीं करना, दवाई दे दो और कमेंट कर दो, नहीं. विद होल्ड द मेडिकेशन एंड वेरीफाई द ड्रग ऑर्डर, पहले चेक करना है. सॉरी. तो हमें क्या करना है? मेडिकेशन को वापस एक बार चेक कर लो, क्योंकि पेशेंट को मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, पेशेंट को पता होता है कौन सी दवाई ले रहा है. ओके, फोर्स द पेशेंट टू टेक इट एज डॉक्टर ऑर्डर, कभी करेंगे क्या? नहीं. ओके, कि ले लो दवाई, यही होती है दवाई. ओके, तो ऐसा नहीं करना है, हमें पहले चेक करना है, वेरीफाई करना है, सेम ड्रग है या सेम डोज है, सेम उसका स्ट्रेंथ है, ये सारी चीजें चेक करनी है, एंड देन ओनली वी शुड एडमिनिस्टर. नेक्स्ट है रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. अब कौन से रूट से दे सकते हैं? हमारे पास रूट से IM इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं, इंट्राविनस दे सकते हैं, सबक्यूटेनियस रूट से दे सकते हैं, इंट्राडर्मल में इंजेक्शन है, उसके बाद पर ओरली हम इंजेक्शन दे सकते हैं, पर रेक्टल हम इंजेक्शन दे सकते हैं, हम और लोशन एप्लीकेशन कर सकते हैं. ओके, सपोजिटरी दे सकते हैं. ओके, बक्कल कैविटी में दे सकते हैं. बहुत सारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है. एक एक रूट का एक एक नर्सिंग एग्जाम का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा. ओके, सो ओरल रूट में पेशेंट ड्रग को क्या करेगा? सॉलो करेगा. ओके, सॉलो करेगा. सब लिंगुअल, ओके, SL लिखेंगे, पर ओरल में लिखेंगे सर PO, ये भी एग्जाम के क्वेश्चन है. ओके, सो सब लिंगुअल में SL लिखा जाएगा, सब लिंगुअल. ओके, तो ये कहां पे रखेंगे? अंडर द टंग, अंडर द टंग. और इसमें कोई भी हमें विथ वाटर नहीं देना है, विदाउट वाटर देना है, विदाउट वाटर. ओके, ये जो भी ओरल दवाई है
सबलिंगुअल दवाई है, इसको विदाउट वाटर देना है, इसके साथ पेशेंट पानी नहीं पीना है। ओके, या हम बकल में भी दे रहे हैं तो ये भी विदाउट वाटर रहेगा। ओके, बकल वाला मेडिकेशन भी विदाउट वाटर रहेगा। रेक्टल सपोजिटरी तो इसमें आएगा PR, पर रेक्टल देना है। ओके, देन नेजोगैस्ट्रिक NG के साथ NG लिखा जाएगा। ओके, जैसे पर ओरल लिखते थे तो अब यहां पे NG लिखा जाएगा। देन पेरेंट्रल रूट्स जैसे कि ID फॉर इंट्राडर्मल इनटू द डर्मिस, सबक्यूटेनियस SC लिखेंगे, इंट्रामस्कुलर IM लिखेंगे और इंट्राविनस जो है IV लिखेंगे। एंड दिस इज द फास्टेस्ट रूट, एग्जाम में और क्वेश्चन है, फास्टेस्ट रूट ऑफ एक्शन ऑफ अ मेडिकेशन अगर आपको चाहिए तो आप कौन सा रूट चूज करेंगे? तो हम यूज करेंगे सर IV मेडिकेशन, क्योंकि ये डायरेक्टली ब्लड में मिक्स होगा और टारगेट ऑर्गन पे ये एक्ट करेगा। ओके, नाउ ओरल रूट, एक एक करके रूट देखते हैं। सो ओरल में इट इज द मोस्ट कॉमन, सेफेस्ट एंड मोस्ट कन्वीनियंट रूट है। इसमें कोई ज्यादा आपको टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, बस हमें पेशेंट जो दवाई का नाम पढ़ना आना चाहिए, डोज समझना चाहिए। ओके, और जो मेजरमेंट हम देते हैं वो मेजरमेंट करनी आनी चाहिए। ओके, सो विच इज मोस्ट कन्वीनियंट मेथड, मोस्ट कॉमनली हम यही देते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या हो सकते हैं, लेकिन कौन से पेशेंट में नहीं दे पाएंगे? तो जैसे कि पेशेंट अनकॉन्शियस है, नॉजिया वोमिटिंग कर रहा है पेशेंट NPO है, ओके, नील पर ऑस है, पेशेंट का प्लान फॉर सर्जरी है इसलिए नील पर ऑस है। देन डिस्फेजिया है, पेशेंट को स्वॉलोइंग में डिफिकल्टी है। ओके, तो ऐसे पेशेंट में हम ये नहीं दे पाएंगे ओरल, तो क्या करना पड़ेगा? तो हमें अल्टरनेट रूट ढूंढना पड़ेगा। ओके, साथ ही साथ अब इसमें पूछा जाएगा कि इसका पोजीशन क्या होगा, तो पोजीशन हमेशा हाई फाउलर पोजीशन देनी है। ओके, ताकि ये एस्पिरेट ना हो। पेशेंट लेटा हुआ है और लेटे लेटे उसके माउथ में टैबलेट नहीं डालनी, पानी नहीं देना, अदरवाइज पेशेंट एस्पिरेट कर सकता है। सबलिंगुअल या बकल रूट में इट इज प्लेस अंडर द टंग in the case of sublingual. क्यों? Why under the tongue? Because there is a high blood supply to that area और rapid absorption होता है। कौन सा देता है मोस्टली? नाइट्रोग्लिसरीन फॉर angina pectoris. Okay, then do not chew or swallow the tablet and do not take water with this tablet. Okay, क्योंकि यूजुअली हम जो ओरल मेडिकेशन देते हैं उसमें पानी के साथ देते हैं, लेकिन इस बकल या सबलिंगुअल रूट में हमें नहीं देना है। बकल वाला मेडिकेशन जो है बिटवीन द गम एंड चीक, ओके, ये गम और चीक के बीच में देते हैं। अल्टरनेटिंग द साइड टू प्रिवेंट द बकल इरिटेशन एंड एक्ट्स लोकली और सिस्टमेटिकली, क्योंकि यहां पे भी ब्लड सप्लाई तो अच्छा होता है। ओके, बट अगर सबलिंगुअल पॉसिबल नहीं है तो हम बकल भी दे सकते हैं। ओके, यहां पे एक और पॉइंट है, जो नाइट्रोग्लिसरीन की हमने बात किया है, नाइट्रोग्लिसरीन ये फोटो सेंसिटिव है, इसीलिए इसको डार्क ब्राउन बोतल में ये दवाई आपको मिलेगी। लेकिन इसका एक स्टैंडर्ड कंसेप्ट है कि अगर ये दवाई हमने एक बार ओपन कर ली तो विद इन 3 to 6 मंथ हमें इसको खत्म करना है, अदरवाइज ये बोतल हमें डिस्कार्ड करनी पड़ेगी आफ्टर 6 मंथ ऑफ ओपनिंग। वन लाइनर क्वेश्चन, Which route has the fastest onset of action? कौन सा है फास्टेस्ट एक्शन? वो है IV रूट। पोजीशन फॉर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग, जो कि क्लास में हमने देखा था सर, सेमी फाउलर एटलीस्ट मिनिमम 30 डिग्री तो होना ही चाहिए, और आफ्टर प्रोसीजर भी उसको 60 मिनट तक रोकना है। हाउ टू एडमिनिस्टर ईयर ड्रॉप? ईयर ड्रॉप अडल्ट में हमने, अडल्ट क्या है? बड़ा है, और दोनों कंडीशन में हमें बैक पुल करना है। सो अप एंड बैक अगर पुल करेंगे तो ये हो जाएगा अडल्ट के लिए, डाउन एंड बैक पुल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा चाइल्ड के लिए। क्लियर? नेक्स्ट है, अ पेशेंट इज प्रिस्क्राइब नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल, विच इंस्ट्रक्शन बाय द नर्स इज मोस्ट एप्रोप्रिएट? ओके, सो क्या ए च्यू टैबलेट फॉर फास्टर रिलीफ करना है क्या?
कभी नहीं करना, इसको च्यू नहीं करना है। swallow with a full glass of water नहीं देना है। ओके, प्लेस अंडर द टंग एंड डू नॉट swallow saliva until dissolved। ओके, सो ये जब तक डिजोल्व नहीं होती है तब तक इसको swallow नहीं करना है। एंड टेक इट इमीडिएटली आफ्टर हेवी मील, नहीं, इसको मील से कोई रिलेशन नहीं है, आप कभी भी ले सकते हो, बट डू नॉट swallow इट। नेक्स्ट रूट है हमारे पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। पेरेंटल में जैसे कि इंट्राडर्मल कहां पे देते हैं, अंडर द डर्मिस। सबक्यूटेनियस SC रहेगा। ओके, सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू में देते हैं। IM हम मसल में देते हैं, इंट्रावेनस वेन में देते हैं। ओके, सो ये रूट याद रखने हैं। अब एक एक रूट के बारे में देखते हैं। इंट्राडर्मल रूट, इंट्राडर्मल। ओके, सो 10 to 15 डिग्री का एंगल, पहला क्वेश्चन। साइट कहां पे देनी है, इनर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म या फिर अपर बैक में। अगर दोनों पेशेंट के दोनों हाथ नहीं है लेकिन पेशेंट का प्लान फॉर सर्जरी है, अब कहां देंगे, तो अपर बैक में हम दे सकते हैं। देन वॉल्यूम कितना होना चाहिए, नॉट मोर देन 0.1 ml। 0.1 ml से ज्यादा नहीं देना है। ओके, और इसमें क्या करना है, ये एक ब्लेब फॉर्मिंग की टेक्निक है और उसमें हमें मार्किंग करनी है। कितनी मार्किंग करनी है, 10 सेंटीमीटर का इसका डायमीटर होना चाहिए। ओके, 10 सेंटीमीटर का इसका 10 mm का इसका डायमीटर होना चाहिए, नॉट सेंटीमीटर, 10 mm का, मिनिमम 10 mm का इसका डायमीटर अगर हो तभी हमें पता चलेगा कि इसका प्रॉपर रिएक्शन हो रहा है या नहीं। ओके, सो ब्लेब फॉर्म एंड डू नॉट मसाज द इंट्राडर्मल इंजेक्शन। ओके, इसमें कौन से देते हैं इंट्राडर्मल में, जैसे एलर्जी टेस्ट है या कोई हमें एंटीबायोटिक का टेस्ट है, तो ये हम इंट्राडर्मल टेस्ट डोज देते हैं। देन सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस। सबक्यूटेनियस कहां पे देंगे, एंगल रहेगा सर हमारा 45 डिग्री, जो कि हम यूजुअली जो है इससे इंसुलिन देते हैं। ओके, इंसुलिन देते हैं सबक्यूटेनियसली। ओके, एंड 90 डिग्री फॉर ओबेज पेशेंट। ओके, ओबेज पेशेंट है तो 90 डिग्री है। इसके साथ साथ आप यहां पे कौन सा सिरिंज यूज कर रहे हैं, नीडल यूज कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास 23 गॉज का नीडल है जो कि 1.5 इंच है, तो हम क्या इसको 45 डिग्री से दे पाएंगे, और तभी हम 45 डिग्री से दे पाएंगे। लेकिन आपके पास हाफ इंच वाला ही नीडल है तो आप डायरेक्टली सीधा भी इसको दे सकते हैं। अगर ओबेज पेशेंट है तो 90 डिग्री देना है। साइट कहां पे देंगे, तो ये सारी साइट हम यूज कर सकते हैं। ये सारी साइट कहां पे लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द फोरआर्म, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द अपर आर्म, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द अपर आर्म। देन हम एब्डोमेन के अम्बिलिकल रीजन में हम साइड बाय साइड दे सकते हैं। बैक पे, यहां पे लोअर, यहां पे भी दे सकते हैं। क्लियर है, स्कैपुला के रीजन में भी दे सकते हैं। सो दीज आर द साइट फॉर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। नेक्स्ट है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। इंट्रामस्कुलर जो कि स्किल बेस्ड इंजेक्शन है। ओके, यहां पे वेंट्रोग्लूटियल साइट जो है, क्वेश्चन पूछा जाएगा सेफेस्ट एंड प्रेफर्ड साइट फॉर अडल्ट कौन सा रहेगा, सो वेंट्रोग्लूटियल साइट। ओके, वेंट्रोग्लूटियल, सो ये है हमारी वेंट्रोग्लूटियल साइट। ओके, कैसे देना है इसका भी इमेज हम देख लेंगे। Then vastus lateralis for infant and children, तो ओके, preferred site for infant and children, vastus lateralis। deltoid for vaccines and small volume वाला, less than 1 ml जिसका है उसको हम deltoid में दे सकते हैं। ओके, dorsogluteal not recommended anymore, risk of sciatic nerve injury, so dorsogluteal हम नहीं देते हैं। ओके, locating the लोकेटिंग वेंट्रोग्लूटियल साइट। वेंट्रोग्लूटियल साइट कैसे लोकेट करनी है, तो पहले प्लेस द पाम ओवर द ग्रेटर ट्रोकेंटर। ओके, सो ये हो गया हमारा ग्रेटर ट्रोकेंटर। ओके, ये ग्रेटर ट्रोकेंटर हो गया। यहां पे इस तरह से वी बनाना है हमें। ओके, ये इस तरह से वी बना लेंगे। देन हमारा जो मिडल फिंगर है वो इलिया क्रेस्ट पे आएगा और
ये जो रिंग फिंगर है वो एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन को आइडेंटिफाई करेंगे और इसके बीच में जो जगह बन रही है वहां पे हमें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देना है। ओके, सो इंडेक्स फिंगर पॉइंट टू द एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, ओके, एंड मिडल फिंगर टुवर्ड्स द इलियाक क्रेस्ट। इंजेक्ट इन अ वी फॉर्म बिटवीन द फिंगर्स। ओके, दोनों फिंगर के बीच में जो वी फॉर्म बन रहा है वहीं पे हमें इंजेक्शन देनी है। क्लियर है सबको? ओके, जेड ट्रैक मेथड में कैसे इंजेक्शन देना है, क्यों देना है जेड ट्रैक मेथड? अब कोई इंजेक्शन जैसे कि पैरासीटामोल अगर आईएम दे रहे हैं तो इट इज ए ऑयल बेस्ड प्रिपरेशन होता है जो कि बहुत इरिटेट करता है। आयरन इंजेक्शन भी स्किन को इरिटेट करता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डीप आईएम विथ जेड ट्रैक मेथड। देखिए हम आईएम दे रहे हैं, कंप्लीट मसल में इंजेक्शन है और इसकी स्किन जो है पुल करके रखी है। कैसे देनी है? टू प्रिवेंट द लीकेज और इरिटेटिंग द मेडिकेशन बैक इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू। टेक्निक क्या करनी है? पुल द स्किन टू द वन साइड अप्रॉक्स 1 इंच, इंजेक्ट द नीडल एट 90 डिग्री, 90 डिग्री में इंजेक्ट नीडल किया है, देन एडमिनिस्टर ड्रग एंड वेट 10 सेकंड। जब उसको दे देंगे पूर्वा तो 10 सेकंड तक वेट करना है, विड्रॉ द नीडल एंड देन रिलीज द स्किन। ओके, नीडल को बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद हमने क्या करना है, स्किन को रिलीज करना है। एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछेगा, ओके, कि स्किन को कब रिलीज करना है, बिफोर और आफ्टर। ओके, सो ये जरूर याद रखना। लाइक किस में यूज करेंगे? हैलोपेरिडोल हो गया, डेक्स्ट्रान हो गया, आयरन के इंजेक्शन है, आईएम, पीसीएम है, ये सारे इंजेक्शन में हम इसको यूज कर सकते हैं। इंजेक्शन एंगल हमने बोला है इंट्राडर्मल के लिए 10 to 15 डिग्री, सबक्यूटेनियस के लिए 45 डिग्री इन लीन पेशेंट, ओबेस में 90 डिग्री, इंट्रामस्कुलर में 90 डिग्री और 25 to 30 डिग्री हमें आईवी के लिए यूज करना चाहिए। 15 to 30 भी लिखा है किसी किसी बुक में, ये दोनों भी आप यूज कर सकते हो। ओके, 15 to 30 डिग्री टू पुट द आईवी कैनुला। वन लाइनर क्वेश्चन, मैक्सिमम वॉल्यूम फॉर डेल्टोइड इंजेक्शन। तो जो इंजेक्शन का क्वांटिटी लेस देन 1 ml है वो आप डेल्टोइड में यूज कर सकते हो। अगर ज्यादा है तो हम कहां पे देंगे? वेंट्रोग्लूटियल। डॉर्सोग्लूटियल नहीं प्रेफर करते हैं, व्हाई? बिकॉज ऑफ सियाटिक नर्व इंजुरी। ओके, मैक्सिमम वॉल्यूम फॉर ग्लूटियल इंजेक्शन। ओके, सो मैक्सिमम हम 10 ml दे सकते हैं, यूजुअली 3 ml ही देते हैं, 3 से 5 ml के बीच में, मैक्सिमम 10 दे सकते हैं। कब देते हैं ये? मैग्नीशियम सल्फेट जब हम देते हैं, जब पेशेंट को इक्लाम्शिया वगैरह आता है तब हम इसको देते हैं। नीडल गॉज क्या होना चाहिए? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। ओके, सो 18 गॉज का नीडल फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। स्टैंडर्ड आईवी कैनुला कौन सा है? स्टैंडर्ड आईवी कैनुला वो है हमारा 20 गॉज का। क्लियर? टेस्ट फॉर पेनिसिलिन एलर्जी कहां पे देंगे? तो एलर्जी टेस्ट हम हमेशा इंट्राडर्मल रूट में देते हैं। आरआरबी का एक क्वेश्चन है, A nurse is preparing to administer an IM injection of iron dextran. Which technique is correct? आयरन इंजेक्शन देना है, IM देना है, कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? जेड ट्रैक मेथड। क्या करना है जेड ट्रैक में? हमें पहले तो जो इंजेक्शन है वो 90 डिग्री में देंगे। ओके, 90 डिग्री में देने के बाद उसको पुश करेंगे, पूरा पुश होने के बाद 10 सेकंड तक वेट करेंगे। 10 सेकंड वेट होने के बाद नीडल को विड्रॉ करेंगे, उसके बाद स्किन का स्ट्रेच जो किया था उसको छोड़ देंगे। व्हाई? टू प्रिवेंट द लीकेज इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू। क्लियर? तो यूज अ 25 गॉज नीडल एंड मसेज द साइड। कभी मसेज नहीं करना है, जेड ट्रैक मेथड हमें यूज करना है एंड डू नॉट मसेज। एडमिनिस्टर इन द डेल्टोइड मसल। डेल्टोइड में हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा होती है। यूज एयरलॉक टेक्निक विथ 45 डिग्री एंगल। 45 तो नहीं देना, 90 डिग्री होना चाहिए। इंट्रावेनस थेरेपी। आईवी में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड मेडिकेशन डायरेक्टली इनटू द वेन
क्या पर्पज होता है? टू रिस्टोर द वॉल्यूम, इमीडिएट एक्शन जब चाहिए तो हमें यहां पे यूज करते हैं। बेसिकली इसमें हम फ्लूइड देते हैं, जैसे कि आइसोटोनिक दे दिया, हाइपोटोनिक फ्लूइड है, हाइपरटोनिक फ्लूइड है, इसके बारे में हमने बताया है। आईवी कैनुला की कलर कोडिंग पूछा जाएगा। 14 गॉज का जो कैनुला है उसका कलर कौन सा है? ऑरेंज है। और ट्रॉमा और रैपिड फ्लूइड के लिए कभी आज तक किसने ये 14 गॉज का कैनुला लगाया है, एक्चुअल में लगाया है पेशेंट को? जरूर कमेंट कर देना किसने लगाया है। ओके, और 16 गॉज का भी बता देना कि मैंने भी आज तक नहीं लगाया है, कैसे लगाया है जरूर बता देना। ट्रॉमा और मेजर सर्जरी है तो 16 गॉज का कैनुला। इन दोनों में भी हमें टॉपिकल एनेस्थेसिया देना जरूरी है। टॉपिकल एनेस्थेसिया एज पर बुक, इसमें टॉपिकल एनेस्थेसिया देना है। लिग्नोकेन का स्प्रे हो सकता है, लिग्नोकेन की जेली हो सकती है, उसको एडमिनिस्टर करेंगे। 18 गॉज का अगर कैनुला है तो वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ट्रॉमा पेशेंट के लिए लेंगे। 20 गॉज का ये स्टैंडर्ड आईवी कैनुला है, स्टैंडर्ड, इससे हम कुछ भी दे सकते हैं। ओके, एक्सेप्ट हम टीपीएन हमेशा सेंट्रल लाइन से देते हैं। बाकी सर्जरी के लिए भेजना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, मेडिकेशन देने हैं, आईवी फ्लूइड लगाना है तो हम 20 नंबर का कैनुला यूज कर सकते हैं। 22 नंबर से आईवी फ्लूइड और ओल्डर अडल्ट या जिसकी डिफिकल्ट वेन है उसमें 22 नंबर लगा दो, लेकिन इससे 22 नंबर से ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हो पाएगा। येलो कलर का कैनुला पीडियाट्रिक और नियोनेट में लगाते हैं और 26 गेज का हम नियोनेट्स में लगाते हैं। राइट कैनुला ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए 18 गॉज, ट्रॉमा और इमरजेंसी के लिए 14 गॉज। ओके, 18 भी हम यूज कर सकते हैं। देन 24 गॉज फॉर पीडियाट्रिक पेशेंट, 26 फॉर नियोनेट्स। कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी थेरेपी क्या हो सकते हैं? यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, फ्लेबाइटिस और हमारा दैट इनफिल्ट्रेशन, ये दोनों क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। फ्लेबाइटिस में इन्फ्लेमेशन हो चुका है तो इन्फ्लेमेशन के साइन क्या है? कोलर, डोलर, रूबर, फंक्शुअलिसा। ओके, सो दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो इसमें यही मिलेगा हमें, रेडनेस मिलेगा, इरिदेमा, वार्म मिलेगा, पाल्पेबल कॉर्ड लाइक वेन और पेन मिलेगा पेशेंट में। ये कितना ग्रेड हो गया? फिर 4th ग्रेड हो गया पेशेंट में, 4th ग्रेड हो गया, वीआईपी स्कोर का 4th ग्रेड हो गया। अगर पेशेंट को फीवर आ जाता तो ये हो जाता 5th ग्रेड। क्लियर? तो ये हो गए इन्फ्लेमेशन के साइन। क्या करना है? 4th ग्रेड में हमें स्टॉप करना है, रिमूव करना है कैनुला और अप्लाई वार्म कंप्रेसेस। ये हमने थेरेपी दिया है इसको। इनफिल्ट्रेशन अगर हो जाता है, ये जो फ्लूइड हमने दिया वो अगर लीक हो गया तो क्या पड़ेगा? फ्लूइड कैसा होता है? ठंडा होता है तो कूलनेस पड़ेगा, पेल होगा, इडिमा और स्वेलिंग होगा, डैम्प होगा, ड्रेसिंग। ओके, तो इसमें क्या करना है? स्टॉप करना है कैनुला, रिमूव करना है, इलिवेट करना है लिम्ब को। ओके, इलिवेट करना है और यहां पे कोल्ड कंप्रेसेस देने हैं। क्लियर? कोल्ड कंप्रेसेस, ये दोनों एग्जाम के क्वेश्चन है। अदर कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं आईवी थेरेपी के? तो जैसे कि एयर एम्बोलिज्म हो गया, देन विच इज एन इमरजेंसी कंडीशन। ओके, सो इमीडिएट मैनेजमेंट क्या रहेगा? ड्यूरांट मैन्यूअर करना है। ड्यूरांट मैन्यूअर क्या करना है? स्टॉप करना है इन्फ्यूजन, पेशेंट को लेफ्ट लैटरल पोजीशन में देना है विथ हेड डाउन, एडमिनिस्टर करना है ऑक्सीजन और इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। क्लियर? अगर एयर एम्बोलिज्म होता है तो साइन एंड सिम्टम्स क्या मिलेंगे? डिस्निया मिलेगा, चेस्ट पेन मिलेगा, साइनोसिस और हाइपोटेंशन पेशेंट को होगा। तो ये ड्यूरांट मैन्यूअल के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, ए पेशेंट विथ एन आईवी लाइन कंप्लेन्स ऑफ पेन एट द इंसर्शन साइट। पेन हो रहा है। ओके, ऑन असेसमेंट द नर्स नोट द साइट इज कूल। कूल जब भी याद आए तो क्या होगा? इनफिल्ट्रेट है सर, पेल है, सोलन है, तो व्हाट इज द डायग्नोसिस? इट इज एन इनफिल्ट्रेशन। ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है। ओके, इनफिल्ट्रेशन। फ्लेबाइटिस में क्या रहेगा सर? रेड रहेगा, रेड रहेगा, वार्म रहेगा, वार्म रहेगा। ओके, तो ये है हमारा फ्लेबाइटिस। इनफिल्ट्रेशन में कूल रहता है। ओके, इन्फेक्शन में क्या रहेगा? इन्फेक्शन में ये सेप्टिक
में जाएगा पेशेंट, थ्रोम्बोसिस में यहां पे रेडनेस मिलेगा और कॉर्ड लाइक वेन मिलेगी, कॉर्ड लाइक वेन। क्लियर है सबको? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी। ड्रग डोज कैलकुलेशन, इसके बारे में हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर रखा है। टैबलेट कैलकुलेशन भी देखा है, फ्लो रेट भी हमने चेक कर लिया था। वन लाइनर, 1 टीस्पून इज इक्वल टू 5 ml, टेबल स्पून इज इक्वल टू 15 ml, 1 ounce इज इक्वल टू 30 ml, ओके, 1 ounce इज इक्वल टू 30 ml, 1 mg इज इक्वल टू 100 mcg, 1 ग्राम इज इक्वल टू 100 मिलीग्राम, 1 kg इज इक्वल टू 2.2 IBs। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। The physician prescribed 1000 ml of dextrose 5% to run over 10 hours. The drop factor is 20 drop is equal to 1 ml. Okay, so what is the flow rate? कैसे करेंगे? हमारा क्या फॉर्मूला है? टोटल वॉल्यूम, ओके, सो वॉल्यूम कितना है? 1000 ml इनटू ड्रॉप फैक्टर कितना है? 20 डिवाइडेड बाय कितने घंटे में देना है? 10 आवर्स। कितना घंटे में देना है? 10 आवर्स में। तो 10 इंटू 60, 600। सो ये 2 हो गया। सो 200 डिवाइडेड बाय 6, 200 डिवाइडेड बाय 6 कितना आएगा? अराउंड 33 ड्रॉप्स आएंगे। ओके, 33.33। लेकिन अब हम इस कंडीशन में क्या करेंगे? ये भी एक और क्वेश्चन है। 33.33 है तो क्या हम इसको 34 कर देंगे, क्या हम इसको 32 कर देंगे या 33 कर देंगे? तो हमें इसको करना है नियरेस्ट जीरो, नियरेस्ट जीरो करना है इसको। ओके, नियरेस्ट जीरो में कौन सा आएगा? 33 ड्रॉप देने हैं, 34 नहीं देने हैं। ओके, 34 नहीं देने हैं, नियरेस्ट जीरो में करना है। मेडिकेशन एरर क्या हो सकता है? मेडिकेशन एरर कि हमने गलत ड्रग ले लिया, जितने राइट्स है उतने एरर हो सकते हैं। ओके, सो कॉजेस ड्यूरिंग डिस्ट्रैक्शन ड्यूरिंग प्रिपरेशन, इलिजिबल प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर का हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रहा है, फटीग या बहुत ज्यादा काम है। मेडिकेशन हमेशा जो है बेसिकली शिफ्ट के स्टार्ट के तुरंत बाद कर दो। ओके, मतलब उस तरह से शिफ्ट आपकी होनी चाहिए ताकि मेडिकेशन सबसे पहले हो जाए। ओके, बिकॉज दिस इज ए स्किल एंड द पेशेंट्स लाइफ कंडीशन डिपेंड ऑन दिस। तो पहले वाइटल साइंस, उसके बाद हमारा मेडिकेशन। ओके, बाकी बाद में काम हो सकते हैं। इस तरह से शिफ्ट हो तो सही रहेगा। प्रिवेंशन द नो लिस्ट। ओके, सो ट्रेलिंग जीरो यहां पे नहीं यूज करना, ऐसे राइट 5 mg नॉट 5.0 mg, ये नहीं करना। 5.0 अगर ऐसा लिख दिया तो कोई क्या समझ सकता है? ये जीरो गायब हो जाएगा कभी भी। ओके, ये जीरो गायब हो जाएगा तो ये हो जाएगा 50 mg। ओके, नो लीडिंग डेसिमल विथ जीरो। ओके, राइट 0.5 नॉट 5.5। नेवर एज्यूम ऑर्डर, क्लैरिफाई इफ अनक्लियर। एज्यूम नहीं करना है, मुझे लग गया, मुझे लगा ये इतना था, या मुझे लगा इसको ऐसे देना चाहिए था, तो ऐसा नहीं। ये आप क्लैरिफाई कर लो, रिटर्न में ले लो। जो भी मेडिकेशन ऑर्डर है एक्सेप्ट एन इमरजेंसी और इमरजेंसी ड्रग ही। ये बात भी और है, अगर पेशेंट दर्द कर रहा है लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है तो आप पेन मेडिकेशन भी ऑर्डर के बिना ना दे। ये तो किताब में लिखा है और एज पर स्टैंडर्ड है, हमें तो वही स्टैंडर्ड फॉलो करना है। ओके, इथिकल एंड लीगल एस्पेक्ट। माल प्रैक्टिस क्या होती है कि डॉक्टर ने बोला है आईवी देना है, आईएम देके खत्म कर देते हैं काम। नहीं, माल प्रैक्टिस नेग्लिजेंस नहीं करना है। जो भी प्रोफेशनल ड्यूटीज है उसमें नेग्लिजेंस ना करो। देन नेग्लिजेंस क्या होता है? फेल्यूर टू एक्ट रीजनेबली प्रूडेंट टू द नर्स प्रोफेशन। जो आपको लीगली जैसे एक्ट करना चाहिए उस हिसाब से ही हमारा एक्शन होना चाहिए। बेनिफिशियंस, पेशेंट के हित में काम करो। नॉन माल इफिशियंस क्या होता है? जिसमें पेशेंट को हार्म नहीं करना। अगर अच्छा नहीं कर पाते हैं तो हम बुरा भी नहीं करना है। वेरासिटी क्या है फिर? वेरासिटी टेलिंग ट्रूथ।
सच्चाई बताना। ओके, फिडेलिटी, फिडेलिटी क्या है? ओके, सो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, व्हाट इज फिडेलिटी। समरी, हमेशा 3 चेक 10 राइट मेडिकेशन के फॉलो करने हैं। हमेशा वेंट्रोग्लूटियल साइड प्रीफर करनी है, डॉर्सोग्लूटियल नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? तो यहां पे क्या होगा सर, सियाटिक नर्व की इंजुरी होगी। बच्चा अगर है तो वेस्टस लैटरलिस यूज करनी है, चाइल्ड अगर है तो जेट्रेक मेथड फॉर आईएम और स्किन इरिटेंट इंजेक्शंस। हमें हमेशा ग्रीन कलर का कैनुला यूज करना चाहिए फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑपरेशन। ओके, देन पिंक कैनुला जो कि स्टैंडर्ड कैनुला है फॉर आईवी बीटी, ये सब के लिए। प्लेबाइटिस में वार्म स्किन मिलेगी आपको, इन्फिल्ट्रेशन में कूल मिलेगी। ये 2 वर्ड ही एग्जाम में क्वेश्चन में देखना है। और डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं किया इट मींस यू आर नॉट डन दैट द थिंग्स। तो ये था हमारा आज का क्लास, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। इतना ही याद रखो, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यही है। ड्रग डोज कैलकुलेशन के लिए हमने अलग से क्लास ले रखी है, तो वो क्लास आपको जरूर देखनी है। थैंक यू।